Hello and welcome to the Capital Study Circle. यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, नेट, जेआरएफ, पॉलिटिकल साइंस या यूपी टीजीटी, पीजीटी में जो सिविक्स का सब्जेक्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। आप इसमें जुड़िए और लगातार कुछ कुछ सीखते रहिए और इसका अगर आप प्रैक्टिस को लगातार देखते रहेंगे तो आपके लिए आने वाले एग्जाम में 80% जो क्वेश्चन होंगे वो यहीं से आएंगे, इसी टेस्ट सीरीज से लगातार हम जो दे रहे हैं। और इससे पहले भी हम दिल्ली के अंदर जब थे तो वहाँ पे भी हम तमाम सारी टेस्ट सीरीज चलाते थे। वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो तमाम सारे स्टूडेंट जो पहली बार में नेट क्वालिफाई करते हैं या टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई कर रहे हैं पहली बार में, और आप लोगों की डिमांड पे यूपी के अंदर भी लखनऊ के अंदर हमने एक ब्रांच खोली है, क्योंकि लखनऊ के अंदर कोई भी टीजीटी पीजीटी की अच्छी कोचिंग नहीं थी। इलाहाबाद के अंदर तमाम सारी थी, लेकिन लखनऊ के आसपास के जिलों से बहुत बार क्वेश्चन हमारे पास रेज हो रहे थे। जो बच्चे दिल्ली पहले आते थे यूपी से वो हमसे मिलते थे, पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने डिमांड की कि हम नहीं आ सकते, दिल्ली में रहना मुश्किल होता है। तो क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस कोरोना के बाद ऑब्वियसली आई है, हेल्थ क्राइसिस भी है लोगों को, तो हमने एक लखनऊ सेंटर भी खोला है कैपिटल स्टडी सर्कल का। आप सब भी यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम बाकी डिटेल बाद में आपको दे देंगे। जो हमारे फ़ोन नंबर हैं वो भी आपको दे देते हैं। एक बार हम आपको फ़ोन नंबर दिखाएं कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 6001203135 पे आप कॉल कर सकते हैं। 6019399975 पे जो है आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप ये हटा देते हैं, ठीक है। तो इस पे आप कभी भी वेबसाइट पे हमारी जाके जानकारी ले सकते हैं, फेसबुक को हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बताएं, बहुत ही जल्दी हमारा एक ऐप भी आने वाला है कैपिटल के नाम से, और उसमें आप जाके लॉगिन करके तमाम सारे पीडीएफ वीडियोस, हमारे सारे लिंक एक जगह पे इकट्ठा मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब को फॉलो करते रहिए। यूट्यूब में हमारा कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से यूट्यूब भी है। तो इससे पहले कि बाकी चीज़ें जानकारी के बारे में बात करें, हम बात करते हैं अपने टेस्ट सीरीज के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप सभी भी इसका आंसर देने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और ऑब्वियसली हम आपको इतना टाइम देंगे। और ये बाईलिंगुअल है, क्योंकि एक बार डिमांड आती है कि बाईलिंगुअल भी होना चाहिए। तमाम सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग मीडियम में पढ़ाई की होती है। कुछ लोग हिंदी मीडियम के हैं, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की हो, या कुछ लोग इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हैं, तो उसमें हमने बाईलिंगुअल टेस्ट सीरीज निकाली है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें ही आगे बढ़ते हैं कि 21वें नंबर क्वेश्चन। हाँ भाई, हमने 23rd जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने 20 तक कर लिया था। 20 जो तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर का, 21st नंबर का, क्योंकि इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन 23rd नंबर जो हमें प्रैक्टिस सेट था उसमें क्वेश्चन डील कर लिए थे। तो पहला क्वेश्चन है, द इलेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान वर हेल्ड। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा चुनाव जो है आयोजित किए गए। कब किए गए? कि अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। जुलाई 1946, दिसंबर 1946, जनवरी 1947, अगस्त 1947। जुलाई 1946, दिसंबर, जनवरी 1947, अगस्त 1947। तो ये आप बताइए, कोशिश कीजिए आप जवाब देने का। और अगर इसमें लॉजिक भी लगा दें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप सभी को मालूम है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो आया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में क्लेमेंट एटली, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने एक कैबिनेट मिशन बनाया था, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से हस्तांतरित, इंडियन गवर्नमेंट को जो पावर हस्तांतरित होगी उसके लिए कैबिनेट एक मिशन बनाया था। अब उस मिशन में कौन कौन थे ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। तो ऑब्वियसली 3 मेंबर्स की जो कमिटी थी, कमीशन था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। तो ये तीनों लोग बेसिकली कैबिनेट मिशन थे। किस तरह से हस्तांतरित किया जाए, ट्रांसफर ऑफ पावर जो होगी वो किस तरह से होगी, कैबिनेट मिशन इसीलिए बनाया गया था। 1946 कौन था प्राइम मिनिस्टर? क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर थे उस समय।
तो अब यहाँ पे आप उससे निकाल सकते हैं कि अगस्त में तो हम आज़ाद हो गए थे, और अगर आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेट मालूम हो कि पहली मीटिंग कब हुई थी, तो ये दिसंबर में 9th 1946, सेकेंड 11th, और जो है ये थर्ड जो हुई 13th को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आपको ये मालूम है कि दिसंबर में पहली मीटिंग हो गई थी तो उससे पहले ही ये उसके इलेक्शन हुए होंगे। तो जुलाई अगस्त में हुए थे 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए थे, और यहाँ पे सिर्फ जुलाई है, कन्फ्यूज़न है ही नहीं। अगस्त जो है वो 1947 है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और यही एक आंसर है। तो इसमें अगर आप लॉजिक लगाएंगे या आपको थोड़ी बहुत जानकारी अलग से हो तो, और इस इलेक्शन में जो है 290 जो है सीट्स पे इलेक्शन हुआ था, और 296 में से 208 सीट कांग्रेस ने जीत ली थी, और 73 सीट्स जो है मुस्लिम लीग ने जीती थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस ने कितनी सीट जीती, ये हटाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगला, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि क्या है आइडिया, द टर्म सिटी स्टेट इज जनरली एसोसिएटेड विथ। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हमने बताया कि सिटी स्टेट या नगर राज्य शब्दावली किससे संबंधित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एंशिएंट चाइना, एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट इंडिया। आप जवाब दीजिए। प्राचीन चीन, प्राचीन मिस्र, प्राचीन यूनान से, प्राचीन भारत से। नगर राज्य किससे संबंधित है ये सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि एंशिएंट टाइम में प्लेटो, अरिस्टोटल, अरस्तु और प्लेटो और सुकरात, इन सभी के समय में नगर राज्य, तो ये सभी कहाँ पे थे, प्राचीन यूनान में, एंशिएंट ग्रीस में। तो वहाँ पे नगर राज्य, ये छोटे छोटे राज्य होते थे, जिसमें प्लेटो बोलते हैं कि संख्या बहुत कम होनी चाहिए, 5040 होनी चाहिए, और अरिस्टोटल बोलते हैं कि नागरिक तो 1 लाख हो सकते हैं, लेकिन 10,000 के लगभग जो है सिटीजन होने चाहिए, मतलब पॉपुलेशन 1 लाख होनी चाहिए, अरस्तु बोलते हैं। लेकिन जो सिटीजनशिप, जिसको वोटिंग राइट हो, जो पॉलिटिक्स को समझता हो, जो काम को, वो 10,000 ही किसी भी नगर राज्य में होने चाहिए। तो इतने छोटे 5040, प्लेटो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन होता है। तो प्लेटो 5040 बोलते हैं, ये 10,000 बोलते हैं। बाद में बहुत लेटर जो है रूसो को अगर हम पढ़ते हैं तो रूसो भी बोलते हैं कि 10,000 एक आइडियल नंबर है एक नगर राज्य के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर 23rd हो गया क्योंकि उस सीरीज के ही चल रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अल्टीमेटली विथड्रॉन बाय महात्मा गांधी, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था कब क्यों हटाया गया। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया, क्यों लिया गया। इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके पास, इस 4 ऑप्शन में से एक बार कोशिश कीजिए आप जवाब देने की, और ऑब्वियसली हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि ओके। तो ये सभी हम जानते हैं कि वहाँ पे इसका आंसर ऑन द डायरेक्शन ऑफ पार्टी, कि ऐसा कांग्रेस ने बोला, ऑन अकाउंट ऑफ वायलेंट इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, ऑन अकाउंट ऑफ एमिकेबल सेटलमेंट विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव रिप्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारे आइडिया है। पार्टी के दिशा निर्देश पे गांधी जी ने वापस ले लिए, चौरी चौरा कांड की वजह से हिंसक वारदात होने के कारण, ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण समाधान होने पर, सरकार द्वारा दमनकारी कार्रवाई होने के कारण। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं थे, ये भी नहीं था। चौरी चौरा कांड में हिंसा हो गई थी, आप सभी को मालूम है कि ये क्या हुआ था। तो एक सेकेंड, इसको हटना, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड जो है वो इसका सही आंसर होगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922 में। 1922 में जो हुआ वो चौरी चौरा कांड हुआ, और चौरी चौरा कांड में यूपी के अंदर, आज के समय अगर देखें तो यूपी के अंदर चौरी चौरा है, पहले वो बिहार प्रोविंस में आता था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, 1920 से शुरू हुआ था, 1922 तक चला, और उसमें तमाम सारी विदेशी चीज़ों को बहिष्कार किया जा रहा था। तो 1922 में चौरी चौरा कांड, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ये याद रखिए आप।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। तो आप देखिए क्या हो सकता है, क्या बाधा है। स्वतंत्र प्रेस क्या बाधा हो सकती है? फ्री प्रेस, कम्युनल प्रोपेगेंडा बाधा हो सकता है, या पॉजिटिव जर्नलिज्म, या स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट। इनमें से कौन सी बाधा हेल्दी पब्लिक ओपिनियन, जो स्वस्थ जनमत तैयार करने के लिए? तो सब क्लियर है, इसमें सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या हो सकता है। सांप्रदायिक प्रचार प्रसार, ये जो है कि अगर कम्युनल प्रोपेगेंडा होगा तो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सकती है, एक दूसरे से नफरत होगी, तमाम तरह जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ इनजस्टिस भी हो सकता है, क्योंकि वो तो कभी इलेक्शन जीत के डायरेक्टली आ नहीं पाएंगे। तो इस तरह के तमाम सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ये सांप्रदायिक प्रचार प्रसार जो है ये हमेशा हेल्दी पब्लिक ओपिनियन को इफेक्ट करता है। अगर आप सांप्रदायिक बातें करेंगे तो लोग विकास या दूसरी चीज़ों को छोड़ के अपने धर्म या जाति के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी में क्या फंक्शन है? प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं है? क्या कार्य नहीं है? फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्साइसनेस, फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल द प्रेस। ये 4 ऑप्शन है। लोक मत का निर्माण करना, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, सरकार का गठन करना, प्रेस को नियंत्रित करना। ये सारे में से क्या चीज़ नहीं है? तो लोकमत का निर्माण करना पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह का समाज देना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को बताते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ उस तरह से काम करती हैं। चाहे वो आज़ादी के समय कांग्रेस ने किया कि आज़ादी के लिए लड़ना, या आज के समय अलग अलग पार्टीज़ का अलग अलग एजेंडा होता है, वो अपने उस तरह का लोकमत तैयार करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक चेतना का प्रसार भी करते हैं और सरकार का गठन तो अल्टीमेट गोल होता ही है। तो ये सारी चीज़ें तो होती है, लेकिन प्रेस को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल द प्रेस, प्रेस को नियंत्रित करना ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम नहीं है। अगर कोई पार्टी ऐसा करती है तो वो प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है, वो प्रजातंत्र के लिए खराब है, क्योंकि वो फ्री स्पीच को रोक रहा है। वो चाहता है कि लगातार वही सत्ता बना रहे, प्रजातंत्र की हत्या होती है इससे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 26 नंबर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ होम रूल मूवमेंट। कि ऑब्जेक्टिव क्या था? होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, इमीडिएट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, नन ऑफ द अबव। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत के लिए स्वशासन, भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 1916 से लेके अगर हम देखें 1916 से लेके 1918 तक होम रूल मूवमेंट अलग अलग लोगों के, अगर भारत के अंदर देखें तो उसमें प्रमुख नाम बाल गंगाधर तिलक आते हैं, एनी बेसेंट आती हैं, और अगर हम बाहर जाते हैं यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे अगर दादा भाई नौरोजी जैसे लोग होम रूल मूवमेंट चला रहे थे। और होम रूल मूवमेंट का एम क्या था? वो ये नहीं कह रहे थे कि पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे थे, इमीडिएट इंडिपेंडेंस भी नहीं मांग रहे थे। वो क्या कह रहे थे? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह एक डोमिनियन स्टेट मिले जहाँ पे हमारा सेल्फ रूल हो, कि हम अपना रूल खुद बनाएं। ऑल्दो आज़ादी नहीं चाहते थे ब्रिटिश एम्पायर से, वो ब्रिटिश क्वीन को चाहते थे कि ब्रिटिश क्वीन रहे, हमारी जो कहते हैं क्वीन होगा या हेड ऑफ द स्टेट होगी वो रहे, लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट रहे। तो भारत के लिए स्वशासन चाहते थे और डोमिनियन स्टेटस चाहते थे इस तरह के लोग। तो होम रूल जो है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कनाडा इन्होंने दिया, कनाडा जैसे, या ऑस्ट्रेलिया जैसे। आज भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जो महारानी है वो कौन है? वो इंग्लैंड की महारानी ही वहाँ की महारानी मानी जाती हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट अभी भी नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर होता है। हमारे यहाँ पूरी तरह से सॉवरन है, तो ये एक अलग होती है। लेकिन उस समय 16, 17 में, 18 में इस तरह की चीज़ें सोचना कि पूर्ण स्वतंत्रता ये डिमांड नहीं थी। डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी कि जहाँ पे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने रूल, अपने चीज़ें स्वयं बनाएं।
तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 27th। ये फिर से थ्योरेटिकल आ गया क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द अल्टीमेट गोल ऑफ मार्क्स वाज टू एस्टेब्लिश, मार्क्स का अंतिम उद्देश्य क्या स्थापित करना था। मतलब मार्क्स हम सबने पढ़ा है, जानते हैं कि समाजवादी चिंतक है, साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं, तमाम सारे इनकी बुक्स है, दास कैपिटल या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इस तरह की पॉपुलर बुक्स हैं। और इसके साथ ही एंजल्स के साथ मुल्क के बहुत से जो बेसिक आज के समय अगर दुनिया में जहाँ भी कम्युनिस्ट शासन है वो इन्हीं की आइडियोलॉजी पे चलता है, इन्हीं की विचारधारा पे। इससे पहले अगर यूएसएसआर की बात करें या इससे पहले अगर आज के समय चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, इस तरह के तमाम सारे देशों में अगर हम देखें तो जो है वो मार्क्स की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। तो अब इनका उद्देश्य क्या था कि अगर आप मार्क्सवाद को पढ़ते हैं तो देखेंगे अ कास्टलेस सोसाइटी, जाति विहीन समाज इनका उद्देश्य था। सोसाइटी बेस्ड ऑन रिलीजन, कि धर्म पर आधारित एक समाज। सोसाइटी बेस्ड ऑन मोरालिटी, नैतिकता पर आधारित समाज, या वर्गहीन समाज। तो मार्क्स का पूरा जो दास कैपिटल का मतलब है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, हिंदी में पूंजी कहते हैं, तो पूंजी के आसपास, इकोनॉमी के आसपास चलता है। तो समाज को ये हमेशा वर्ग में बांटते हैं कि वर्ग क्या है, क्लास। तो दो समाज दो वर्ग में बांट देते हैं, कहते हैं एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग, जिसको ये कहते हैं कि बुर्जुआ वर्ग, और जो अमीर वर्ग है उसको बुर्जुआ वर्ग, और जो गरीब वर्ग है उसको प्रोलेतरियत वर्ग बोलते हैं। तो यह कि अब क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना ही मार्क्स का आइडिया है। तो आंसर सी सही हो जाएगा, क्लासलेस सोसाइटी, अब एक वर्गहीन समाज। तो मार्क्स का जो आइडिया है, अगर दूसरे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि साइंटिफिक सोशलिज्म किसका आइडिया है। अब जैसे यहाँ पे धर्म पर आधारित समाज, तो धर्म का ये एक तरह से कहते हैं कि धर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अफीम की तरह है। जो रियल समस्या है, जो वर्ग की समस्या है, जो गरीबी की समस्या है, वो धर्म उसको भुला देता है। तो इसलिए कहते हैं धर्म एक अफीम है। तो अफीम जिस तरह से खा लेने से असली समस्या सॉल्व नहीं होती और आदमी अपना उस ट्रांस में चला जाता है, उसको लगता है बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन कोई जो नहीं कि उसकी समस्या सॉल्व हो गई। तो उसी तरह कहते हैं धर्म जो है एक अफीम की तरह है यहाँ पे, और वर्ग जो है असली चीज़ है, कि जो गरीबी है, अमीरी है, असली चीज़ यही, इसी पे समाज बटा हुआ है पूरी दुनिया में। आज तक का जो इतिहास है वो भी वर्ग के संघर्ष का इतिहास है मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कहता है कि दुनिया का आज तक का इतिहास वर्गों के संघर्ष का इतिहास है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो मार्क्स कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। मॉडर्न लिबरलिज्म डिफर्स फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म, कि जो मॉडर्न आधुनिक लिबरलिज्म है, उदारवाद, डिफर्स फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म सो फार। आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न क्यों है, देख लेते हैं। आप सभी आंसर करने की कोशिश कीजिए। इट डज नॉट सपोर्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, ये इंडिविजुअल लिबर्टी को सपोर्ट नहीं करता है। इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इट प्लीज फॉर फ्री इंटरप्राइज, इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ टायरनी एंड एक्सप्लॉयटेशन। यह एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आधुनिक जो उदारवाद है वो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एडवोकेट करता है, उसका समर्थन करता है। प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध, जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उसके विरुद्ध आधुनिक जो उदारवाद है वो भी नहीं है। मॉडर्न लिबरलिज्म इज नॉट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इनफैक्ट इट इज प्रो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। डेमोक्रेसी इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। तो मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो जो प्रजातंत्र की संस्थाओं को बनाता है। अगर हम आज के समय में देखें तो दुनिया की ज़्यादातर कंट्री, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, वहाँ पे मॉडर्न लिबरलिज्म को ही फॉलो किया जा रहा है। तो ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म है ये प्रजातंत्र के विरुद्ध तो नहीं होगा। या स्टैंड फॉर वर्ल्ड फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ टायरनी, ये मॉडर्न भी है, क्लासिकल लिबरलिज्म भी इसी के साथ है, कि ऐसा नहीं कि वो कहते हैं कि शोषण के मुक्त रहना चाहिए।
स्वतंत्र उद्यमिता की वकालत करता है। तो स्वतंत्र उद्यमिता की वकालत तो करता है, लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म जो आधुनिक उदारवाद है वो कुछ कंट्रोल चाहता है राज्य का। क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है कि राज्य या स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन मार्केट और इंटरप्राइज, फ्री इंटरप्राइज होना चाहिए। ये कहता है कि नहीं, फ्री इंटरप्राइज तो हो लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा कंट्रोल भी हो जिससे वेलफेयर हो सके। ऐसा ना हो कि एक आदमी पूंजीपति बनता ही जाए और दूसरे आदमी के पास कुछ भी खाने को ना हो। तो ये जो है चीज़ ये नहीं होनी चाहिए। ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल, वेलफेयर स्टेट्स, कल्याणकारी राज्य की भूमिका में आधुनिक उदारवाद आया है, जिसको हम कह सकते हैं कीन्स एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे जो बाद बदल देते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म को, जहाँ पे क्लासिकल लिबरलिज्म जो पारंपरिक उदारवाद है कहता है कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किसी भी तरह सरकार को मार्केट में। लेकिन बाद में जब ना हस्तक्षेप करने से अमीर और गरीब की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और समाज में तमाम सारे देशों में अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आसपास तमाम सारे देशों में समाजवादी क्रांतियां होने लगी, क्योंकि जो अमीर और गरीब की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसको रोकने के लिए कीन्स ने एक मॉडल दिया कि इस पर कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, जो पूंजीपति है उनके प्रॉफिट को कंट्रोल करके समाज के वेलफेयर पे भी सरकार को काम करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से क्रांतियाँ होती रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस सभी लोग जानते होंगे। अगर आप थोड़ी भी तैयारी करते हैं, बेसिक स्कूल में पढ़ा है, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर C राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से कौन से हो गए? सभी को मालूम है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो प्रथम गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी थे। प्रथम प्रधानमंत्री जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एलिटिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें बहुत अच्छे से नाम दिए हुए हैं। अगर आप इसको पढ़ें और समझें कि कौन इसमें से एलिटिस्ट थ्योरी या जिसको हम कहते हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? पैरेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल, डेविड ईस्टन। ये चार नाम है, पैरेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल, डेविड ईस्टन। तो अगर हम इनके बारे में देखें, अपने आप को पता कर लेंगे पैरेटो का संबंध किससे है। कि अगर हम देखें तो पैरेटो जो है वह कहाँ पे हैं? ये इनका आइडिया, इटालियन सोशियोलॉजिस्ट थे ये पैरेटो, इटालियन सोशियोलॉजिस्ट है। 1923 के लगभग इनकी देहांत हुई। तो 1900 से लेके और 23 तक इन्होंने बहुत काम किया और बेसिकली इन्होंने बताया कि चेंजेस ऑफ रिजीम रेवोल्यूशन एंड सो ऑन ऑकर नॉट व्हेन रूलर्स आर ओवरथ्रोन फ्रॉम बिलो बट व्हेन एलीट रिप्लेस अनदर। कि ये कहते हैं कि जो सरकारें बदल रही हैं या जो परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप जनता की भागीदारी बढ़ गई है। जनता जो जहाँ की वो वही रहती है। वो सेट ऑफ जो एलीट है, जो अभिजन वर्ग है, जो एलीट, आप भारत में भी देखें, एक आपके पास ऑप्शन है कि आप गरीब जो है वो इस पार्टी को हटा के दूसरी पार्टी को लाए, दूसरी पार्टी को हटा के तीसरी पार्टी को, तीसरी से चौथी, तो 4-5 जो है हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन वो ऑप्शन क्या हो रहा है कि उन्हीं में से है। ऐसा नहीं कि जनता आप जो वोट दे रहे हैं आपकी भागीदारी आएगी, इनमें से अलग अलग लोग, कभी आप इसको चुन लेंगे, कभी इसको चुन लेंगे, तो आपके पास ऑप्शन वही 4 है। एक एलिट को हटा के दूसरे एलिट को बैठा देंगे, ऐसा पैरेटो कहते हैं। मॉस्का अगर आप देखेंगे, मॉस्का की बात करेंगे तो एम्फसाइज सोशियोलॉजिकल पर्सनल कैरेक्टर, कहते हैं इनका भी आइडिया ये है कि एलिट्स आर एन ऑर्गेनाइज माइनॉरिटी। मॉस्का क्या कहते हैं? एलिट जो है, जो अभिजन वर्ग है, वो हमेशा माइनॉरिटी में होता है, अल्पसंख्यक वर्ग होता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज रहता है, इसलिए वो रूल करता है। जो अमीर लोग हैं, चंद अमीर लोग या कहते हैं जो पावरफुल लोग हैं, वो बहुत कम संख्या में है। गरीबों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन गरीब
अपने लोगों को वोट दे के अपना नहीं बनाता, वो अमीरों को ही वोट देता है। तो क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि वो ऑर्गेनाइज, जो अमीर है वो ऑर्गेनाइज है, वो संगठित है। तो वो कहता है वो माइनॉरिटी में तो रहेगा लेकिन वो संगठित है, इसलिए वो हमेशा रूल करता है। और जो गरीब हैं, जिसकी तादाद ज़्यादा है, उनके रिप्रेजेंटेशंस जो पार्लियामेंट हो या दूसरी जगह पर गवर्नमेंट किसी भी तरह की हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो या नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, उसकी बात नहीं करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो एलीट होगा वही चुन के आता है। और क्योंकि जो नीचे के लोग हैं, जो नीचे का तबका बड़ा होने के साथ साथ वो अनऑर्गेनाइज है, उसमें एकता की कमी होती है हमेशा। और जो ऊपर के लोग होते हैं, तमाम सारे मतभेद के बाद भी उनके अंदर एक एकता होती है, इसलिए हमेशा वही राज करेंगे। रॉबर्ट मिशन हम सभी जानते हैं, ये भी एलिट थ्योरी से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कहते हैं, एलिट रूल्स विच ही रिफर एज ओलिगार्की इज इनएविटेबल। ओलिगार्की होती है, जैसे अगर हम भारत में देखें तो ओलिगार्की का मतलब क्या होता है कि कुछ चंद अमीर लोग जो सत्ता को भी अपने अनुसार चलाते हैं। एक होता है एरिस्टोक्रेसी, जहाँ पे होता है कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि कुछ एलिट लोग तो होंगे जो राजशाही परिवार के हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है कि राज्य को अधिक से अधिक बेहतर बनाना, उसके अंदर लोगों को सुविधा मिले। उसी का विकृत रूप जो है ओलिगार्की है। ओलिगार्की का मतलब होता है कि जहाँ पे कुछ चंद लोग अपने प्रॉफिट के लिए पूरे राज्य को इस्तेमाल करते हैं। अगर गरीबी है तो रहने दो, उसको जल्दी से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर भुखमरी है तो उसको रहने दो, 5, 10, 15, 20 साल तक चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सत्ता तो बदल जाएगी, लेकिन ये ओलिगार्की जो है, जो कंट्रोल करता है सत्ता को, ये नहीं बदलेगा। तो ये भी नहीं हो सकता। ये तीनों नाम नहीं है तो फिर कौन होगा? डेविड ईस्टन बच्चे। डेविड ईस्टन हम सभी जानते हैं कि बिहेवियरलिज्म के संस्थापक हैं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के भी संस्थापक हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्यवहारवाद या पूर्व व्यवहारवाद, पूर्व नहीं, उत्तर व्यवहारवाद जो है, दोनों के ही संस्थापक जो है डेविड ईस्टन है, जो हम बाद में कभी क्वेश्चंस में आएंगे तो डेविड ईस्टन के ऊपर भी बात करेंगे। तो आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोस्ट बिहेवियरलिज्म आ ही गया। देखिए, पोस्ट बिहेवियरलिज्म गिव्स एम्फेसिस ऑन, किस चीज पे पोस्ट बिहेवियरलिज्म? अब यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की, किसका सिद्धांत है ये सिद्धांत है डेविड ईस्टन का। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, इसके भी जनक है, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म। अब व्यवहारवाद क्या कहता है? व्यवहारवाद कहता है कि यहाँ पे वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जो मूल्य है, नैतिकता है, ये सब नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ को जज कर रहे हैं तो आप नंबर्स में, डेटा के थ्रू जज कीजिए। और उसी समय में अगर हम इसकी कहानी थोड़ी सी बताते हैं कि क्यों उनको अपने ही जो सिद्धांत है उसको पलटना पड़ता है, तो उनको लगा कि इससे तो हम बहुत आसानी से, कि ह्यूमन नेचर को जज करके हम बहुत आसानी से सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद में ये लगा, या बिहेवियरलिज्म। लेकिन उसी समय में वियतनाम वॉर हो जाता है और इनको पता भी नहीं चलता है कि ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि प्रेडिक्शन नहीं था कि वॉर होने वाली है, लेकिन एक मेजर वॉर हो जाती है वियतनाम में, और फाइनली अमेरिका को वहाँ पे हारना पड़ता है। हो ची मिन जैसे वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने छोटे से सोर्सेज से भी अमेरिका जैसे सुपर पावर को हरा दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो इन्होंने बोला कि हम व्यवहारवाद, हम तो यही जज करने की कोशिश कर रहे थे ऐसा होगा कि नहीं, क्योंकि हमारा तो आइडिया बहुत साइंटिफिक था। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि हम ह्यूमन नेचर को, मूल्यों को हटा दे रहे थे, इसलिए हम बिहेवियरलिज्म में सक्सेसफुल नहीं हुए। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म डेविड ईस्टन ही देते हैं, और वो कहते हैं व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद लाते हैं, जहाँ मूल्य भी रखे जाएंगे। कि मान लीजिए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, या आप एक ट्रैफिक हवलदार है, आपके सामने एक एक्सीडेंट हो जाता, तो आप क्या करेंगे? तो एक तरफ होगा कि भैया आप अपनी ड्यूटी करिए, वो एक्सीडेंट होगा जो लेके जाए, लेकिन दूसरी तरफ मूल्य अगर जुड़ जाएंगे तो आप उसको भी लेके जाएंगे, ड्यूटी थोड़ी देर के लिए हो सकता है रोक दें। तो या जर्नलिस्ट है, आपको लग रहा है कि कोई किसी को मार देगा, तो आप वहाँ बचाने जाएंगे कि आपका काम सिर्फ रिपोर्टिंग करना है। तो इस तरह की चीज़ों को मूल्य जो है उसमें जोड़ने से उत्तर व्यवहारवाद आ गया, और आज के समय तमाम सारी चीज़ों पर उत्तर व्यवहारवाद की एक बड़ी छाप है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट आर द चीफ वेरिएबल ऑफ डेविड ईस्टर्न इनपुट आउटपुट, जो अच्छा सॉरी हमने उसका आंसर आपको नहीं बताया कि ये दोनों रेलिवेंस भी होना चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए, कि उपादेयता और कृत्य पर दोनों पे ही ध्यान देता है उत्तर व्यवहारवाद। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द चीफ वेरिएबल्स ऑफ डेविड ईस्टर्न इनपुट आउटपुट एनालिसिस। हम ये भी जानते हैं कि जो डेविड ईस्टर्न है सिस्टम थ्योरी इन्होंने भी दी, जो सिस्टम या मैकेनिस्टिक थ्योरी जो है वो भी दी, जिसमें हम सभी ने वो डायग्राम देखा होगा कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो ये क्या है, ये कि इसमें फीडबैक आए, आउटपुट के बाद यहाँ पे फीडबैक आता है, फीडबैक से फिर वो इनपुट चला जाता है, तो डिमांड होगी सपोर्ट फीडबैक। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इसकी चीज़ें हैं कि किसी आइडिया की डिमांड है तो वो आता है, वो आइडिया बनाया गया, जैसे कोई पॉलिसी हुई कि हमने कोई पॉलिसी बनाई, वो उसमें कुछ खामियां रह गई तो उसमें प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट निकला, उसमें फीडबैक आएगा, फिर से उसको नई पॉलिसी बनाई जाएगी। तमाम सारी चीज़ों में ये, चाहे वो नोटबंदी रही हो, आप उसको देख सकते हैं, या इस तरह के तमाम सारी चीज़ों के, अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि सरकार ने कुछ बनाया, उसमें कुछ खामियां रह गई, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट निकला, वहाँ पे फिर फीडबैक आया और फीडबैक से उन्होंने बदलना पड़ा। तो ये प्रोसेस है सिस्टम का, सिस्टम थ्योरी यही बोलती है। डेविड ईस्टर्न, इसका भी नाम याद रखिए, डेविड ईस्टर्न सिस्टम थ्योरी, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, सब कुछ उनसे जुड़ा हुआ है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, और ये तमाम सारे एग्जाम्स में आपका, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए तैयारी में ये ध्यान रखिए। अब हु सेड द स्टेट इज नॉट मेरली एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, इट इज द सुप्रीम एसोसिएशन। ये कौन कहता है कि राज्य जो है वो केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा जो समुदाय है, कि समुदायों को समुदाय से भी ऊपर की चीज़ है। बताइए कौन कहता है ये कहते हैं अरिस्टोटल, अरस्तु कहते हैं, क्योंकि ये समुदायों से भी ऊपर की चीज़ है, ये अरस्तु कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था, फिर से एक बहुत इजी क्वेश्चन। द गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ। संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए 1 माह, 3 माह, 6 माह और 9 माह। तो 6 माह इसका सही आंसर है। अगर आप इसको देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है कि कम से कम 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए अगर हम इंडियन पार्लियामेंट को देखें तो उसमें क्या होता है कि 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से सेशन होते हैं आप ये नाम बताते हैं, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन और बजट सेशन। तो तीनों सेशन, 3 सेशन होने से अपने आप ही साल में 6 महीने 3 बार होगा, तो 6 महीने से ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं हो पाता। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जनरली द पेरिफेरी कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर फॉर। तो कोर पेरिफेरी की थियरी है, जिसको हम कहते हैं कि कोर जो है वो जो डेवलप कंट्री है वो कोर हो जाते हैं, और पेरिफेरी पे जो अंडर डेवलप कंट्री है वो होते हैं। तो कोर पेरिफेरी थियरी में माना जाता है कि कोर तो डेवलप हो जाता है इसके रिसोर्सेज यूज़ करके, लेकिन इसको क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है, आमतौर पर परिधि देश केंद्र पर निर्भर होते हैं, खनिज पदार्थों के लिए, कच्चे माल के लिए, निर्मित सामान के लिए। तो परिधि देश जो ये बाहर के देश हैं, मान लीजिए आप इंडिया है, तो इंडिया के आसपास जो छोटे देश हैं वो भारत से क्या चीज़ लेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास भी होते हैं। अगर आप देखेंगे यूएस का परिधि जो है लैटिन अमेरिका, तो लैटिन अमेरिका के जो मैक्सिको है या दूसरे देश हैं, वो क्या हो रहा है कि वो किस पे डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चर्ड गुड, निर्मित सामान। अब इसका क्या होता है कि यहाँ से रॉ मटेरियल ये ले लेते हैं, कि मान लीजिए इनके पास कोयला है, इनके पास खाने का गेहूं है, चावल है, कुछ भी है, ये सारी चीज़ें ये ले लेंगे। अब इसका क्या कहेंगे, स्नैक्स बना के इन्हीं को बेचेंगे। लेस बना के इनसे आलू लिया और इनको क्या दिया, चावल लिया, इनको कुछ चावल का प्रोडक्ट बना के दिया।
तो निर्मित सामान के लिए इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, खनिज पदार्थ और दूसरी चीज़ें एक सेकेंड, तो ये रहता ही है। तो रॉ मटेरियल्स तो पेरिफेरी के पास है, मिनरल्स भी होते हैं लेकिन मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए, इसीलिए ये हमेशा, क्योंकि कम दाम में इन्होंने ये दिया, प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं वो ज़्यादा दाम में खरीदना पड़ता है, इसलिए है वो जो पेरिफेरी कंट्री है, जो बड़ी कंट्री है उसके आसपास की कंट्री हमेशा गरीब रहती है, क्योंकि वो उसको नहीं चाहता है कि अमीर हो, क्योंकि नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो आसानी से कोर कंट्री को मिल सके। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु सेड द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रमोट द हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी पनिशिंग एंड रिवार्डिंग। ये कौन कहता है कि जो राज्य का कार्य है वो क्या है कि लोगों की हैप्पीनेस को बढ़ाना। अब बहुत आसान से ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि कौन कह सकता है हैप्पीनेस, या कह सकते हैं सुख की परिभाषा कौन देता है। तो हमारे पास नाम है जर्मी बेंथम, J.S. मिल, हेगेल, एरिस्टोटल। जर्मी बेंथम, J.S. मिल, हेगेल और अरस्तु। तो इनमें से कौन सुख पे सबसे अधिक ध्यान देता है? सुख पे सबसे अधिक ध्यान कौन देता है? यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन को हम क्या कहते हैं? उपयोगितावादी। उपयोगितावादी इनमें से कौन सा है? आप सभी जानते हैं, इसमें से दो उपयोगितावादी हैं। ऑल्दो वो अपने आप को J.S. मिल उपयोगितावादी बोलते हैं, लेकिन पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो उनको उदारवादी मानते हैं, क्योंकि इनकी थ्योरी जो है उदारवाद के काफ़ी नज़दीक है। उसी समय में अगर हम देखें तो जर्मी बेंथम जो है वो उपयोगितावादी, हम हेगल जानते हैं आदर्शवादी हैं, अरिस्टोटल भी आदर्शवादी की तरह से रखेंगे, और लेकिन जर्मी बेंथम उपयोगितावादी हैं। उनका हर चीज़ को नापने का तरीका क्या कहते हैं? मैक्सिमम लोगों की खुशी जिस चीज़ में हो जो वो है उसी को वो सही मानते हैं। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, अधिक लोगों की खुशी जिसमें हो वही सही है। तो जर्मी बेंथम कहते हैं हैप्पीनेस से आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू एंटोनियो ग्राम्सी। तो ग्राम्सी जो है एक सबसे अधिक अगर देखें तो पॉपुलर है, इनका जो हेजिमनी की थ्योरी है, हेजिमनी की थ्योरी के लिए पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा है कि इनका जो सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज, उसमें क्या चीज़ आती है? फैमिली भी आती है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, स्कूल आते हैं, ये ऑल ऑफ द। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सोचने पे या आपकी सोच पे कंट्रोल करते हैं। उनका आइडिया इटली के अंदर ग्राम्सी थे, उसी समय फासिज्म आता है मुसोलिनी का और उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सारी जो कंडीशन है, जो कह सकते हैं एनवायरनमेंट है, वो सब कुछ क्रांति के लिए मौजूद है, क्योंकि शोषण भी बहुत हो रहा है, गरीबी भी बहुत है, सब कुछ, फिर भी क्रांति क्यों नहीं हो रही है? तो कह रहे हैं कि ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो क्रांति से मना करती हैं। वहाँ पे वो सिखाया जाता है कि ये चीज़ें ना करें, आप अपने हक के लिए ना लड़ें। तो बोले कि ये सारी चीज़ें की वजह से हम क्रांति नहीं हो पा रही है, जबकि रूस के अंदर या दूसरे देशों में उस समय क्रांति हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अब बस एक दो क्वेश्चन और बचे। Who among the following women are associated with उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट? ऑब्वियसली ये उत्तराखंड का हमने बताया था आपको कि हम टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, तो ये सारे हैं जो उत्तराखंड का दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं और बाहर किसी स्टेट में नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद हम आप ख़त्म करेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज ऑथोराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स? संविधान के द्वारा निम्न में कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है? तो युक्तिसंगत मतलब लॉजिकल, रीजनेबल ऐसा नहीं कुछ भी, फंडामेंटल राइट्स तो हमको संविधान ने दिए हुए हैं, और उस फंडामेंटल राइट्स को कौन छीन सकता है? युक्तिसंगत ऐसा नहीं सब सारे फंडामेंटल राइट्स की, जैसे जीवन का अधिकार कभी नहीं छीना सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा सकती है कि आप बोलने का अधिकार कुछ दिनों के लिए छीना सकता है, लेकिन जीवन का अधिकार ऐसा नहीं है कि राज्य को लगता है कि कुछ लोगों की मृत्यु से बहुत फ़ायदा होगा या बलि दे देने से, तो वो उनकी बलि दे दे बिना किसी
क्राइम के बिना किसी को सजा दिए वैसा नहीं कर सकता। तो फंडामेंटल राइट कुछ तो बिल्कुल नहीं छीन सकता, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। वो कौन लगा सकता है? पार्लियामेंट लगा सकती है, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, नन ऑफ द अबव, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लॉजिकल है कि अगर किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा, एक ही संस्था को दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए संसद इसका सही आंसर होगा। द पार्लियामेंट क्योंकि सभी का, पूरे देश के सभी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे एक डिस्कशन के बाद ये इस कंसेंसस पे पहुँच सकते हैं कि आज के समय इमरजेंसी अगर कुछ आती है तो उसमें फंडामेंटल राइट, कुछ इमरजेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं अभी लग रहा है कि फंडामेंटल राइट हटा दो, या कोई एक बहुत लार्जर गोल को अचीव करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स का कर्टेल किया जा सकता है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, लार्जर गोल की समाज में इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए, एक समता मूलक समाज बनाने के लिए उस चीज़ को हटा दिया गया था। अब लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है आज के टेस्ट सीरीज का, इसको हम देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन ए कमेंडेबल कॉन्सेप्ट फॉर बैलेंस बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो लिबर्टी जो स्वतंत्रता है और समानता के बीच में कौन एक बेसिक आइडिया बनाता है कि कम से कम उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें अगर आप देखेंगे अलग अलग तरह से कि एंटोनियो ग्राम्सी को अगर देखेंगे तो ये हेजिमनी की थ्योरी देते हैं। एक सेकेंड, ये हम इसको सही कर ले। तो हमने देखा कि एंटोनियो ग्राम्सी जो है वो हेजिमनी की थ्योरी देते हैं, और जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉबर्ट नोजिक लिबर्टेरियन थ्योरी देते हैं, उदारवाद का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट देते हैं कि जहाँ पे जॉन रॉल्स एक तरह से जो वेलफेयर की बात करते हैं, ये फ्री लिबरलिज्म की बात करते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म की तरफ फिर से लौटाते हैं, जो पारंपरिक उदारवाद की तरफ फिर से ले जाते हैं। तो ऑप्शन क्या बचता है? अगर हम रॉबर्ट नोजिक को हटा दें, जॉन रॉल्स को हटा दें, एंटोनियो ग्राम्सी को हटा दें, F.A. हाइक, ये क्या कहते हैं? स्वतंत्रता और समानता के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज समझ में आ रही होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप हमें बोल सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम सारे नंबर हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नंबर 6001203135 पे कॉल कर सकते हैं, 6001 तो और इसके अलावा आप दोनों इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वेबसाइट, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और हम एक सेकेंड और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम तमाम सारे वीडियोस फ्री डालते हैं। और आपके सफलता के लिए हम आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा देख लें और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पहले अटैम्प्ट में सफल हो, या इस जो भी किसी का ये अटैम्प्ट हो उसमें सफल हो। और हमें मेल कर सकते हैं, अगर आपको कोई PDF चाहिए या किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमको मेल कर सकते हैं इसमें thecapitalstudy20@gmail.com पे हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। बाकी जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं उस पर आप कभी भी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आपको फिर से बताना चाहेंगे कि हमने एक लखनऊ के अंदर ब्रांच के, दिल्ली के बाद अब हमारा लखनऊ में भी ऑफिस खुल चुका है और हमारा एक इंस्टीट्यूट खुल चुका है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमको। और ऑफलाइन कोर्सेज के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी आप हमको कॉल कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कोर्सेज में भी, आप अगर लखनऊ के बाहर हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, और लखनऊ के आसपास के इलाके में है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू।